और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। स्कूलों को डी नोटिफाई करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार को बदले की भावना से काम करना बंद कर देना चाहिए। पिछले 6 महीने से संस्थान बंद करने का दौर अभी भी जारी है और पिछले 3 साल से चल रहे स्कूलों को भी बंद कर दिया गया, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जन विरोधी फैसले से कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला। बता दें कि कल ही सरकार ने छात्रों की कम संख्या को देखते हुए 90 स्कूलों को डी नोटिफाई किया है। जिन स्कूलों को डी नोटिफाई किया गया उनमें 20 मिडिल स्कूल, 34 हाई स्कूल और 36 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी की सरकार का, और 6 महीने तक अभी तक दौर वही चला है जो पहले दिन से शुरुआत की है, डिनोटिफिकेशन से। और कल मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 90 इंस्टीट्यूशन जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जिसमें मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो डिनोटिफाई किए हैं। और हैरानी की बात तो इसमें यह है कि कुछ एक संस्थान तो 1 साल पहले, 1 साल से भी ज़्यादा समय से, 2-2 साल से, 3-3 साल से चले हुए थे। क्या पैरामीटर्स उसमें तय किए और सारी चीज़ों को लेकर के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ये बदले की भावना से काम करने का दौर, और दूसरा इस प्रकार से जन विरोधी निर्णय लेकर के कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि उसका भला होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और आज मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो संस्थान बंद किए हैं उससे दूर दराज के इलाके में बहुत सारे बच्चों को, जिनने एडमिशन्स ले ली थी, जिनने पढ़ाई शुरू कर दी थी, स्टाफिंग हो चुकी थी, उनको बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, सारी बात के लिए बार बार इस बात के लिए हम आग्रह कर रहे हैं कि ये इस प्रकार से जो निर्णय लिए हैं उनको पुनः विचार करें और जनहित में हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान लोगों की मांग पर खोले गए हैं उनको चलने दें। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, इस बेहद अहम खबर पर लगातार हम तमाम तर अपडेट जो है अपने दर्शकों को दे रहे हैं और बेहद अहम हो जाता है। एक तरफ तो सरकार का ये दावा है कि यहाँ जो छात्र हैं उनकी संख्या कम थी इसलिए इनको बंद किया गया, वहीं दूसरी तरफ लगातार हम देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का ये कहना है कि बदले की भावना से इन स्कूलों को डी नोटिफाई किया गया है। आमतौर पर क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि सियासत जो है वो गरमा गई है? हिना, बिल्कुल स्कूलों के डी नोटिफिकेशन वाले इशू पर सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। और पहले दिन से ही, जब से सुक्खू सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो संस्थान पिछली सरकार के द्वारा खोले गए हैं उनका रिव्यू किया जाएगा और उनको बंद किया जाएगा। कैबिनेट गठन से पहले ही, जब केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की ही शपथ हुई थी, उसके बाद से ही लगातार संस्थानों को डी नोटिफाई किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। और उसको लेकर विपक्ष लगातार उग्र भी है। हमने देखा विधानसभा सत्र जब हुआ तो पूरे विधानसभा सत्र में सबसे बड़ा इशू इसको विपक्ष की तरफ से बनाया गया और ये लगातार कहा गया कि जनता की डिमांड के ऊपर ये संस्थान खोले गए थे, लेकिन सरकार ने आते ही राजनीति में बदले की भावना से इन संस्थानों को बंद किया है। अभी भी अगर हम नेता प्रतिपक्ष का बयान सुने, वो यही बात कह रहे हैं कि जनता की मांग के ऊपर संस्थान खोले गए थे और जिस प्रकार से स्कूलों को पिछले कल डी नोटिफाई किया गया है उसको लेकर विपक्ष का कहना है कि एक तरफ तो पहले की सरकारें, अगर कांग्रेस की ही सरकार को जिक्र करें तो वो कहते थे कि एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलना ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको देखते हुए जगह जगह स्कूल खोलना ज़रूरी है और एक ही मापदंड पूरे प्रदेश में नहीं लगाया जा सकता। जो मापदंड बच्चों की संख्या का कांग्रेस सरकार लगा रही है, सुक्खू सरकार लगा रही है, तो ऐसे में ये मापदंड लगाना गलत है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष का। और एक बयान भी लगातार सोशल मीडिया पर घूम रहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का, जिसमें वो प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि संस्थानों को जो डी नोटिफाई किया जा रहा है इसको रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे संस्थानों की संख्या जो पिछले कल डी नोटिफाई किए गए हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र में काफ़ी संख्या है
केवल सिराज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 23 शिक्षण संस्थान सिराज विधानसभा क्षेत्र के हैं। आने वाले समय में अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और मंडी से प्रतिभा सिंह इस बार सांसद हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि अगली बार भी वही सांसद का चुनाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ेंगी। तो ऐसे में अब दिक्कतें वहां भी झेलनी पड़ सकती हैं, जिस प्रकार से शिक्षण संस्थान बंद किए जा रहे हैं अन्य क्षेत्रों में भी। तो भाजपा इस पूरे इशू के ऊपर उग्र है और लगातार सरकार से मांग कर रही है कि रिव्यू करना चाहिए प्रदेश सरकार को अपने डिसीजंस को, और इन संस्थानों को बंद नहीं करना चाहिए। खासकर शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान दोनों के ऊपर भाजपा की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं और ये मांग की जा रही है। और ऐसे में लेकिन कांग्रेस की तरफ से देखें तो लगातार जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो कंटिन्यू हैं। पहले लगातार डिनोटिफाई संस्थानों को किया गया और अब जो पहले का निर्णय था जब बच्चों के एडमिशन्स हो गई और जो मापदंड रखे गए थे कांग्रेस की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से, उस मापदंड पर इतने बच्चों की एडमिशन जब नहीं होती है तो उसके बाद फिर सरकार की तरफ से डिनोटिफिकेशन का ऐलान कर दिया जाता है, डिनोटिफिकेशन जारी कर दी जाती है। तो ऐसे में सियासत गर्म है और अब लग रहा है कि ये मुद्दा लंबा चलने वाला है। बिल्कुल और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस खबर पर तमाम तर जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी राजेंद्र शर्मा जो कि बेहद अहम जानकारी दे रहे थे। और आज की एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। ओपीएस बहाली को लेकर धर्मशाला में एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने आभार समारोह का आयोजन किया और इस खास समारोह में सीएम सुक्खू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और यहां कर्मचारियों ने ओपीएस लागू करने के लिए सीएम सुक्खू सरकार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि ओपीएस राजनीति के लिए बहाल नहीं की गई है बल्कि कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिए पैसों का प्रावधान हो, इसके लिए ओपीएस को बहाल किया गया है। सीएम ने कहा कि उन्होंने कर्मचारियों के अंशदान का मुद्दा नीति आयोग की बैठक में भी उठाया है। सीएम ने कहा कि वो कल देश के वित्त मंत्री से भी इसी बारे में मुलाकात करने वाले हैं। सीएम ने इस लड़ाई में कर्मचारियों से भी सहयोग की अपील की है। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी विचित्र शर्मा। विचित्र, एक और जहां कर्मचारी महासंघ ने अपना आभार यहां पर व्यक्त किया, वहीं सीएम ने भी कुछ अहम बातें कही हैं। आपसे जानना चाहेंगे तमाम तर डिटेल्स क्या रही इस आभार रैली की। देखिए हिना, आपने बिल्कुल कहा है, सही कहा कि बहुत अहम बातें जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से आज इस आभार रैली के मंच से कही गई हैं। उनमें से अगर मैं प्रमुख बातों को थोड़ा सा दर्शकों को बताऊं, क्योंकि बहुत सारी डिटेल में बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन उनमें से जो अहम बातें थी वो यही थी कि ये जो हिमाचल प्रदेश इस वक्त जो है उसकी जो जनसंख्या है वो 75 लाख के करीब जो है पहुंच चुकी है। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा हो सकती है अगर जनसंख्या गणना अगर की जाए तो। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि आज हर हिमाचली जो है वो 92,440 हजार रुपए के कर्ज तले जो है वो दबा हुआ है। बावजूद इसके जो है हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो आज कई तरह के वित्तीय फैसले भी ले रही है, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ भी सकता है, लेकिन फिर भी उस तरह के बड़े बोल्ड फैसले जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ले रही है लोगों के हित में। और सबसे बड़ा हित यह है कि कर्मचारी हित। वो बात उन्होंने इसलिए भी कही क्योंकि उन्होंने कहा कि वो खुद एक कर्मचारी के बेटे रहे हैं और कर्मचारी कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, कैसे कर्मचारी बुढ़ापे में पेंशन से अपने परिवार को आगे लेकर जाते हैं, उसी पेंशन के सहारे अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए यही वजह है कि उन्होंने ये बड़ा फैसला जो है वो आते ही अपनी पहली कैबिनेट में किया था। अपनी पहली ही कैबिनेट में तमाम जो उनके फैसला थे उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद जो है हमने ये पहला बड़ा फैसला जो है वो लिया था। जबकि इस फैसले को लेने से जो है पहले ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और दूसरे राज्यों की सरकारें जो है वो नहीं ले पाई थी, वो कहीं ना कहीं डर रही थी। लेकिन क्योंकि वो हर एक आदमी की अंत्योदय तक रहने वाले शख्स की जो है पीड़ा को समझ सकते हैं, इसलिए उन्होंने जो है अतिरिक्त बोझ होने के बावजूद भी यह फैसला उन्होंने लिया। और उन्होंने यह भी कहा कि उसके लिए जो है उन्हें और अतिरिक्त बोझ तले जो है वो दबना पड़ेगा और आगे इसके लिए जो और कर्ज लेना भी पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि यह बहुत अहम था, बहुत महत्वपूर्ण था,
इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। हिना, उन्होंने ये भी कहा है कि बाकायदा इसके लिए बीते कल जो नीति आयोग की बैठक दिल्ली में हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उन्होंने वहां पर भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि उनका जो हिमाचल का अंशदान है वो तो कम से कम उन्हें दिया जाए, तो वहां पर भी उन्हें रोक दिया गया ये कहकर कि इस तरह के मुद्दे जो है वो यहां पर नहीं उठाए जाते। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के हैं और ये ज्वलंत मुद्दा हिमाचल प्रदेश का है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है इस वक्त 75,000 के कर्ज, 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज के तले दबा हुआ है। उनको अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, हिमाचल प्रदेश को आगे चलाना है। तो ऐसे में यह अंशदान उनको चाहिए, वो अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से जो है आज इस मंच पर कही गई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि कल जो है जब उन्होंने इस बात को बड़े जोरों शोर पर उठाया है तो बहुत हद तक उनकी बात को सुना भी गया है, लेकिन इस बात को और प्रमुखता के साथ उठाने के लिए कल वो खुद जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलने वाले हैं, उनके समक्ष भी इसी बात को जो है हिना वो उठाएंगे। और इस पर उन्होंने बाकायदा एक और बड़ा आह्वान जो है इन कर्मचारियों के साथ किया कि आज भले ही हम लोगों ने आप लोगों के लिए इतना बड़ा साहसिक फैसला ले लिया है कि आप लोगों के लिए जो है ये ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है, लेकिन निकट भविष्य में आगे भी आपके सहयोग की सख्त जरूरत है और मैं आप लोगों का सेनापति हूं, आप मेरी सेना है और जरूरत पड़ी तो दिल्ली कूच करना पड़ा तो भी मुझे जाना पड़ेगा। और आप लोगों का भी कल देखना अहम रहेगा कि सीएम का जो दिल्ली दौरा होता है उसमें क्या कुछ खास रहता है। विचित्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहां अदा करना चाहेंगे तमाम तरह जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एनपीए बंद करने के फैसले को जनविरोधी करार दिया। राजीव बिंदल ने कहा कि एनपीए बंद करने का फैसला गलत है, सरकार को एनपीए फिर से बहाल करना चाहिए। बता दें, सुक्खू सरकार ने भविष्य में नियुक्त होने वाले डॉक्टर्स का एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का डॉक्टर्स ने विरोध जताया है और कल से पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक पर जाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एनपीए बंद करने के फैसले को जनविरोधी करार दिया है। राजीव बिंदल ने कहा है कि एनपीए बंद करने का फैसला गलत है, सरकार को एनपीए फिर से बहाल करना चाहिए और कल यानी मंडे से पेन डाउन स्ट्राइक पर डॉक्टर्स ने जाने का फैसला कर लिया है। चिकित्सा सेवा हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूर दराज के अंदर हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी और बाकी सेवा लगभग 95% सरकारी अस्पतालों और पीएचसीज के ऊपर निर्भर है। ऐसे में जो हमारे सरकार के डॉक्टर्स हैं उन लोगों का एनपीए उसको विड्रॉ करना ये बहुत बड़ा एक अन्याय है। ये निर्णय सर्वथा हिमाचल प्रदेश की जनता के और स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे ये निर्णय जनविरोधी निर्णय है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। क्या पता यहाँ थी लगी हो। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है क्योंकि डॉक्टर्स ने साफ तौर पर पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने का फैसला कर लिया है। क्या कहीं बातचीत का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? अभी ना स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोशिश ज़रूर की गई थी जब डॉक्टर्स को बुलाया गया था सचिवालय में और बातचीत उनसे की गई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई और आगे भी बनने की संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं। जिस प्रकार का रुख प्रदेश सरकार का है उसको देखते हुए लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल रहने वाली है और डॉक्टर्स की तरफ से जो कड़ा रुख इख्तियार किया गया है वो भी सुक्खू सरकार के लिए आने वाले समय में काफ़ी कठिन फैसला हम कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की एसोसिएशन से जिस प्रकार से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि अभी केवल 11 बजे तक के लिए पेन डाउन स्ट्राइक किया जाता है, क्योंकि 9 बजे ओपीडी शुरू हो जाती है। तो 9 से 11 बजे तक जो मरीज लाइन में लगे होते हैं उनके लिए दिक्कतों का सामना है, उनको इंतजार करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे ये समय बढ़ाया जाएगा। पहले 2 दिनों की बात डॉक्टर्स ने कही है कि 2 दिन तक
केवल 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी, लेकिन उसके बाद जो पेन डाउन स्ट्राइक का समय है ये बढ़ाया जाएगा। केवल इमरजेंसी सर्विसेज हैं वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने दी जाएगी। इमरजेंसी सर्विसेज लगातार जारी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे अगर सरकार उनके अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो फिर वो जो पेन डाउन स्ट्राइक का समय है वो बढ़ाया जाएगा, और इसके अलावा भी और प्रोटेस्ट भी किए जा सकते हैं। तो कल राजनीति चाहे जो भी हो, डॉक्टर्स का एनपीए मिले ना मिले, लेकिन एक बात तय है कि मरीजों को दिक्कत पूरे प्रदेश में होगी। पूरे प्रदेश में 11 बजे तक मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज जरूर इस पूरे मौके के दौरान जारी रहेगी, और इस तमाम इशू पर अब भाजपा भी मैदान में कूद पड़ी है। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी आज बयान जारी करके ये स्पष्ट तौर पर डॉक्टरों का पक्ष ले लिया है और कहा है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण प्रदेश है और अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं डॉक्टर्स के हवाले हैं। पीएचसी और सीएचसी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में है और उन्हीं के सहारे ग्रामीण क्षेत्र चलते हैं। तो ऐसे में अगर डॉक्टर्स को परेशानी होगी तो मरीजों को परेशानी होगी, और अगर मरीजों को परेशानी होगी तो जरूर फिर प्रदेश में माहौल भी खराब होगा। और ऐसे में प्रदेश सरकार को चेतावनी भी उन्होंने दी है और आग्रह भी किया है कि एनपीए डॉक्टर्स का जल्द से जल्द प्रदेश सरकार को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि पूर्व की सरकार के समय भी कई प्रकार के सुझाव सामने आए सरकार के समक्ष, और ये सुझाव भी दिए गए कि एनपीए बंद किया जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स के हितों को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए, और क्योंकि योगदान डॉक्टर्स का रहता है वर्किंग आवर के अलावा भी 24 आवर्स में से कभी भी डॉक्टर्स को बुलाया जाता है इमरजेंसी सर्विसेज के दौरान, और इसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस की भी मनाही डॉक्टर्स को रहती है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए एनपीए डॉक्टर्स को दिया जाता था। ऐसे में कम अगर सरकार करती तो वाजिब माना जा सकता था, लेकिन बंद ही कर देना और फिर ऐसे में बड़ा आर्थिक नुकसान रहेगा कि कल से जो ये पेन डाउन स्ट्राइक होती है इसका सबसे ज्यादा असर मरीजों पर किस तरह से पड़ता है, और क्या तमाम तर हालात को देखते हुए बातचीत की कोई आगे की राह हमवार होती है कि नहीं। राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और ब्रेक के बाद अब तक हिमाचल में आज की बेहद अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में तमिलनाडु के अधिनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया, जहां पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधिनम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम योगियों का सम्मान किया और यहां सर्वधर्म सभा भी आयोजित की गई। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है और नया संसद भवन सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। उपस्थित गणमान्य, आजादी के बाद ये पहला अवसर है जब हमने और अपना संसद भवन और अपने तरीके से बनाया है। ये बहुत बड़े गौरव का विषय है और इसके लिए हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतना शानदार संसद भवन जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं हैं और टेक्निकली बहुत सारी चीजों के साथ सुसज्जित वो जो भवन है हमारे सांसदों को कार्य करने के लिए और अपनी वार्ता रखने के लिए एक अति उपयुक्त स्थान उन्होंने उसका निर्माण किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीपकमल चक्कर शिमला में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 101वें एपिसोड को सुना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा संगम की चर्चा की है। आज सच में ऐसा प्रतीत होता है कि मन की बात से कई लोग एक मंच पर आ गए हैं और जन भागीदारी ही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है।
कांग्रेस महासचिव बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल जी भी आकर के बिलासपुर में कांग्रेस के बारे में और कांग्रेस की सरकार के बारे में अंट संट बोल के गए। उनको मैं कहना चाहता हूं कि 100 चूहे खा करके बिल्ली जो है वो गंगा में स्नान करे या रुक्मिणी कुंड में स्नान करे तो पवित्र नहीं हो जाती। दोबारा उनको कमान मिली है, बिलासपुर में उनका भव्य स्वागत हुआ, उससे भी इनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय बिंदल जी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की चारों लोकसभा चुनाव की सीटें जीत करके दोबारा आदरणीय मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। मुझे आज हमीरपुर से खबर है, जहां के गांव छियोड़ी में शिकारियों की गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 4 शिकारियों ने जंगली मुर्गे के शिकार के लिए गोली चलाई, लेकिन ये गोली मुर्गे की बजाय युवक की छाती में जा लगी। जिस समय युवक को गोली लगी उस दौरान युवक अपने 2 साल के बेटे के साथ बाइक पर घर जा रहा था। घायल युवक की पहचान ककड़ियार निवासी रजनीश रांगड़ा के तौर पर की गई है। इस मामले में गोली चलाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार सुबह उनका लड़का जो है कहीं मंदिर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में फायर किसी ने किया है। शिकारी बताए जा रहे हैं। तो उसमें से एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है, जैसे कि जानकारी परिजनों से मिल रही है। टोटल 4 लड़के थे, तो अभी 3 लड़के नहीं गिरफ्तार किए गए। तो मेरी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और तो अब तक हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।